आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड इवनिंग एवरीवन, होप आई एम ऑडिबल। प्लीज कंफर्म करें, क्या मैं आप सभी को ऑडिबल हूं? मैं ऑडिबल? ऑल राइट, सो today is 22nd of April 2024. (2242024) all multiple of 2s है ना। 2242024 ऐसी डेट में व्हाट्सएप पे मैसेज आता है फैमिली ग्रुप में कि आज का दिन है बहुत खास, ऐसा दिन आज के बाद फिर 100 या 200 या 1000 वर्षों बाद ही दोबारा आएगा। हाँ जी, चलिए, कितने सवाल हो गए थे याद है किसी को? क्वेश्चन नंबर बताओ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ये सवाल था जहां तक मुझे याद है जो हम डिस्कस कर रहे थे, और मैंने ये प्रश्न आपको करवाया था आखिरी, यही हुआ था ना आखिरी पिरामिड का। अच्छा सवाल था ये, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, 27वां सवाल हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। सवाल कह रहा है आपसे कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का, और जो टोटल एरिया है ऑफ इट्स टू बेसेस वो 2:1 है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया आप सभी को पता है कि उसका फॉर्मूला होता है 2πr(h), और जो दो बेसेस होते हैं उनका एरिया होता है πr² × 2। तो अल्टीमेटली जो अनुपात बनेगा वो बनेगा h/r, और ये वैल्यू अगर 2/1 के बराबर दी है। अब ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आप सभी लोगों को अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि कर्व्ड सरफेस एरिया अपॉन ट्वाइस ऑफ बेस एरिया, ठीक है, इज नथिंग बट h/r। अब ये छोटी सी बात अगर दिमाग में बैठी रहेगी तो जब आप ये सवाल पढ़ेंगे तो आपको फॉर्मूला लिख के नहीं देखना पड़ेगा कि ये h/r दिया हुआ है, आपको सीधे पता होगा कि अच्छा मुझे h/r इन्होंने दे दिया। टोटल सरफेस एरिया भी आपको दिया हुआ है, तो आपको 2πr × r+h जो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है, इसकी वैल्यू दिया है 23100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं वैल्यूज को रखने जा रहा हूँ 2 × 22/7। अब देखो, r को अगर आप x मान लें तो r+h तुम्हारा 3x के बराबर हो जाएगा। तो कहानी जो है ये कुछ ऐसी है, 23100। अब यहाँ से अगर आप देखें कि अगर मैं कुछ कैंसिलेशन करना शुरू करूँ कि ये 7 है, 7 तो उधर जाएगा ही जाएगा, बट यहाँ जो वैल्यू लिखी है अगर मैं 11 से काटूँ सबसे पहले तो 11 दूना 22 बनेगा, और 11 दूना 22, फिर 11 ऐसा हो गया 2100। फिर आप कहोगे यहाँ से कि जो x² की वैल्यू है वो है 2100 × 7/3 × 4, ठीक, ऐसा कुछ आएगा। अब आप कहोगे जो 12 है इससे भी कुछ कैंसिलेशन करने की कोशिश करें, 2100 को काट सकते हो आप, 3 से काटोगे तो 700 बनेगा, फिर 4 से काटोगे 700 को तो कितनी वैल्यू मिलेगी? आप कहोगे 4 × 4, 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20, 175 × 7। 175 × 7 क्या है? 7 × 7 दूनी 25, 7 175 होता है। तो मामला कुछ ऐसा मिल गया। अब आप x की वैल्यू अगर देखेंगे तो ये आएगा 7 × 5 35। x की वैल्यू कितनी आ गई? 35। पूरा गुणा नहीं करना है, सीधे स्क्वायर रूट इस स्टेज से निकाल लो। पर ये जो आपने कैलकुलेशन करी है ये ऐसे नहीं करना है। आपको कैलकुलेशन कैसे करना है इस स्टेज के बाद ये मैं आगे आपको यहाँ सिखाने जा रहा हूँ। आपको ये पता है कि ये वैल्यू π × x × 3x है, यानी आपको पता है ये टोटल वैल्यू 3πx² है। ये वैल्यू आपको पता है ना कि 3π × x² है। अब ये 3 दूनी 6 से आप सीधे जाके डिवाइड करिए। πx² की वैल्यू 6 से डिवाइड करके मिलेगी, करते हैं। 6 × 3 = 18, 5 × 23 = 51 हुआ, 6 × 8 = 48, 3 बचा, 6 × 5 = 30, 3850। आप में से किसी को भी अगर याद हो तो उस दिन मैंने लिखवाया था कि जब π × r² 3850 होता है तो r की वैल्यू आपकी 35 के बराबर होती है। कुछ याद है आपको? 7, 14, 21, 35, राइट? दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस मच। तो वहां से आप जल्दी देख पाएंगे कि x की वैल्यू 35 के बराबर है फॉर नोन केसेस, ठीक है। इसको आइडेंटिफाई करने का एक तरीका भी और, आप कहोगे सर आपने 35 तो याद करने को हमें नहीं बोला था, आपने कहा था बस 7, 14
और 21 ध्यान रखो, मान लिया नहीं बोला था। बट आप मुझे बताओ कि अगर तुम्हें पाई इंटू 7 स्क्वायर पता है कि 154 होता है, क्या बता सकते हो पाई इंटू 3.5 स्क्वायर क्या होगा? ये कैलकुलेशन मैं करवा चुका हूँ। 3.5 7/2 होता है, यानी रेडियस आपने आधा किया। रेडियस अगर आधा किया आपने तो एरिया 1/4 हो जाएगा, ये 38.5 हो जाएगा। अगर ये वैल्यू मान लिया मैंने 38.5 इंटू 100 लिख रखा है जो कि 3850 है, तो यहाँ रेडियस 10 गुना होगा। सिंपल। तो रेडियस 3.5 होगा तो 38.5 होगा। रेडियस अगर 35 होगा, 10 गुना होगा, तो एरिया उसका 10 गुना के बजाय 100 गुना हो जाएगा, विच इज 38.5 इंटू 100। तो किसी भी तरीके से आइडेंटिफाई कर लो, आप आसानी से पहुंच जाएंगे कि आपका आंसर क्या है। अब अगर x की वैल्यू मुझे 35 मिल गई तो मुझसे वॉल्यूम पूछा गया है। अब वॉल्यूम कैसे निकलेगा? वॉल्यूम निकलेगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच से। यहाँ थोड़ी समझदारी दिखाना है। पाई आर स्क्वायर जो है, आर की वैल्यू x के बराबर है। आपको बेसिकली ऐसा कुछ करना है, पाई एक्स स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू 2x है, 2x की वैल्यू 70 होगी, तो आपको ये निकालना है। पाई इंटू एक्स स्क्वायर आपने ऑलरेडी अभी निकाला है 3850, इसको 70 से गुणा करिए। फिर से आर और एच की वैल्यू नहीं रखनी है आपको। आपको पाई एक्स स्क्वायर पहले से पता है, आर की वैल्यू x है, एच की वैल्यू 2x है जो कि 70 है, तो ये गुणा करना है आपको। तो यहां से क्या करना है मुझे, मैं लास्ट में 2 0 लिखूंगा, 7 5 35 लिखूंगा, 7 8 56 और 3 59 लिखूंगा, 7 3 21 और 5 26 लिखूंगा, तो ये 269500 यानी बी ऑप्शन आएगा। ये पूरा तरीका हुआ है सवाल को करने का। बट क्या यही तरीका है? क्या आपको ये भी तरीके पता होंगे मल्टीपल वगैरह देखने के, कि भाई जब मैं आयतन निकालूंगा और उसमें पाई आर स्क्वायर एच आएगा, क्योंकि पाई में 22/7 होता है और यहाँ आर स्क्वायर और एच है, तो 22 में एक 11 छुपा हुआ है या नहीं? यस। तो आंसर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो क्या मैं 11 का मल्टीपल देख के उत्तर नहीं लगा सकता हूँ? 4 2 6 और 11 का मल्टीपल कैसे देते हैं? अल्टरनेट प्लेसेस का सम। 2 0 सब में है, हटा दो। अब ये 4 2 6 बना, 7 2 9, 9 और 6 का अंतर 3 होता है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। ये तो होगा ही, खैर करेक्ट उत्तर जब पता है तो ये तो होगा ही। ये देखो 5 1 6 3 2 5, ये भी गलत है। 8 4 12 3 1 4, ये भी गलत है। तो यहाँ 3 ऑप्शन 11 के मल्टीपल नहीं है, तो डेफिनेटली बी ऑप्शन सही है। लेकिन आपको ये भी पता है कि ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि 2 ऑप्शन 11 के मल्टीपल नहीं हो सकते हैं, इसलिए हमें सवाल को करने का सही तरीका पता होना चाहिए। दूसरा एक रिस्क और है कि कुछ केसेस में आपका आंसर 11 का मल्टीपल होगा, ऐसा हमेशा होना जरूरी भी नहीं है। भाई मल्टीपल ऑफ 11 जो आप देखते हो, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 2 प्रॉब्लम्स हैं। मल्टीपल ऑफ 11 की पहली प्रॉब्लम क्या है कि मोर देन 1 ऑप्शंस अगर 11 के मल्टीपल हो जाए, तो मोर देन 1 ऑप्शंस मल्टीपल ऑफ 11 हो जाए तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। एक तो ये प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे एक्चुअल कैलकुलेशन आनी चाहिए। दूसरा, समटाइम्स आंसर मे नॉट बी मल्टीपल ऑफ 11। पाई मौजूद है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा आंसर 11 का मल्टीपल होगा ही होगा। अब आप इस दूसरी बात के बारे में, ये तो समझ में सभी को आता है कि भाई 2 ऑप्शन हो गए तो क्या करेंगे, लेकिन आंसर ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मैंने कई बच्चों को देखा जो इतने नाइव हैं। नाइव जानते हो? नाइव की मीनिंग क्या होती है? इसको नेव भी पढ़ सकते हो आप। आई डोंट केयर अबाउट प्रोनाउंसिएशन, ठीक है? तो इसको तुम नाइव पढ़ो, तुम नेव पढ़ो, तुम नाइवे पढ़ो, आई डोंट केयर, बिकॉज आपके एग्जाम में प्रोनाउंसिएशन का कोई रोल नहीं है। और हम ठहरे हिंदुस्तानी, हमारा जो मन करेगा वो हम प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है? नाइव मतलब इनोसेंट, भोला कह सकते हो। तो कई बच्चे इतने भोले हैं बेचारे, यूट्यूब से पढ़ते हैं और उनके मास्टर उनको सिर्फ इतना ही सिखाते हैं कि 11 का मल्टीपल होगा, 11 का मल्टीपल होगा। ज्यादा से ज्यादा ये बता देते हैं कि कई बार एक से ज्यादा आंसर 11 के मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं बताते कि ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा आंसर हो सकता है 11 का मल्टीपल हो ही ना। ये बहुत खतरनाक है। लेटेस्ट से मैंने कहा 4 आंसर हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एक आंसर है 231, एक आंसर है 241, एक आंसर है 251, एक आंसर है मान लिया 261। ध्यान से देखिएगा, ऐसा है। अब अगर आप ये हमेशा मान के बैठे हो कि किसी भी एक्सप्रेशन में अगर पाई आएगा, पाई आता ही है मेंसुरेशन में, तो आपको पता है, चाहे आप स्फीयर ले लो, कोन ले लो, सिलेंडर ले लो, है ना, पाई तो आ ही जाता है। तो पाई बहुत सारी जगहों पर आएगा। लेकिन पाई आने के बाद भी अगर आपने ये नियम बना लिया कि आंसर 11 का मल्टीपल होगा, तो आप कहोगे देखो 2 1 3 -3 ये 11 का मल्टीपल है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो आपको लगेगा कि ये करेक्ट हमेशा होगा, बट ऐसा जरूरी नहीं। हमेशा आंसर का 11 का मल्टीपल होना भी जरूरी नहीं है।
कब नहीं होगा इसको समझने के लिए पहले देखो कब होता है। देखिए, अगर मैंने कहा मेरे पास पाई है, तो पाई में 22/7 होता है, ये तो आपको पता ही है, राइट। इनटू लेट अस से यहां पर आर है और एच है, कभी आर स्क्वायर आता है, कभी आर आता है खाली, ठीक है। तो यहां पर समझना आपको ये है कि ये आर के पास ये क्षमता है कि वो इस 11 को काट दे, पावर है आपके पास। या एच के पास भी ये क्षमता है कि वो इस 11 को काट दे। जैसे अगर मैं कहूं मेरी एच की वैल्यू 5/11 है या 15/11 है, तो वो इस 11 को गायब कर देगा, और अगर इस 11 को गायब कर देगा तो मेरा आंसर 11 का मल्टीपल नहीं होगा। अगर मेरा आर स्क्वायर कुछ ऐसा हो जाए उसके नीचे √11 है, लेट्स से √5/√11 है, तो 11 तब भी कट जाएगा। तो ये 11 का मल्टीपल तब होता है जब आर और एच इस प्रकार से हो कि वो इस 22 से इसका 11 ना ले पाए। यानी हम बात कर रहे हैं ऐसे आर और एच की, जैसे मान लिया दोनों इंटीजर हो जाएं, या अगर वो फ्रैक्शन हो भी तो ऐसे फ्रैक्शन हो कि नीचे 11 ना बने किसी भी तरीके से। एक कंडीशन यहां सतर्क रहना है आपको कि आर और एच का, तो कहां केयरफुल रहना है आपको, मैं फिर से लिख रहा हूं कि पाई के अलावा जो भी टर्म, मान लिया पाई इंटू ए इंटू बी है, मैं ऐसे लिखता हूं सो दैट आपको समझ में आए। मान लिया पाई के साथ ए है या बी है, तो ए और बी मस्ट नॉट कंटेन 11 इन डिनोमिनेटर। पहली बात, ये बात आपको समझ लेना। अब वो ए आपका आर स्क्वायर है या वॉट एवर, इट शुड नॉट कंटेन 11 इन द डिनोमिनेटर, वरना डिनोमिनेटर से 11 कट जाएगा। पहली बात, यहां एक सतर्कता चाहिए। दूसरा ये कि इन अप्रॉक्स आंसर्स, जैसे सवाल कई बार आता है ना कि अप्रॉक्स वैल्यू बता दो, तो जैसे नीचे आपको पता है 22/7 है, देन समथिंग इनटू समथिंग है। अब आपका अप्रॉक्स आंसर का मतलब होता है कि मान लिया तुम्हारा आंसर आया समथिंग पॉइंट XYZ W वट एवर। वो अप्रॉक्स वैल्यू जब पूछता है तो मे बी कई चीजें हो सकती हैं। पहला कि ये हो सकता है आपकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग हो, जैसे नीचे 7 है, आप डिवाइड करने गए और वो वैल्यू होता नहीं रिपीट होने लगती है, नॉन टर्मिनेटिंग होती है, तो उस केस में एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखी जाती है। अप्रॉक्स आंसर्स में भी आपका आंसर 11 का मल्टीपल नहीं बनना, मतलब जरूरी नहीं है ना, क्योंकि आपने कंप्लीट डिवीजन तो लिखा ही नहीं। अब तो अप्रॉक्स वैल्यू उठा के लिख दी, तो अप्रॉक्स वैल्यू में भी आप डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं करेंगे 11 की। तो अगर क्वेश्चन में कहीं भी अप्रॉक्स लिखा है देन यू विल नॉट यूज दिस। अच्छा, सबसे बड़ा धोखा कहां होता है मैं आपको बता रहा हूं, बिगेस्ट धोखा तीसरे केस में होता है कि एग्जामिनर ने अप्रॉक्स क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि अगर उसने अप्रॉक्स क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया, तब भी क्या वो आंसर अप्रॉक्स में ले सकता है या नहीं ले सकता है? मान लिया उसका एक्चुअल आंसर 11.7832 डॉट 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 कुछ ऐसा आ रहा है, 7 डॉट डॉट कुछ आ रहा है मान लिया, और उसने ऑप्शन में उठा के 11.78 लिखा हुआ है एक जगह, और उसने क्वेश्चन में अप्रॉक्स मेंशन नहीं किया है, तो क्या उसने कोई गुनाह किया है? बिल्कुल भी नहीं, कर सकता है वो, उसकी मर्जी। आप लगाओगे 11.7832 आएगा, तभी आप 11.78 मार्क करोगे। तो आइडियली इसको लिख देना चाहिए, क्योंकि तुम लोग भोले बच्चे हो, नाइव बच्चों को क्यों परेशान करना है, ठीक है। एग्जाम में वैसे ही प्रेशर रहता है, तो एग्जामिनर अक्सर लिख देते हैं कि हमें अप्रॉक्स वाली वैल्यू चाहिए, तो वहां से आपको हिंट मिल जाती है कि यहाँ 11 का मल्टीपल नहीं देखेंगे। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसा सवाल आ गया, तो देयर इज ए रिस्क, तो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ रिस्क, ओके। वो जो नाइव बच्चे हैं, आप उतने नाइव नहीं हो, आप तो बता दिया मैंने आपको, जिन्हें 11 के मल्टीपल की पूरी क्लैरिटी नहीं है, तो सिर्फ ये जानते हैं कि भाई 11 का मल्टीपल होता है आंसर, या 2 आंसर 11 के मल्टीपल हो सकते हैं, उस केस में नहीं लगेगा। बट इसके अलावा भी कहानी है, आर एच के नीचे 11 नहीं होना चाहिए, आंसर अप्रॉक्स में जब भी लिखा जाएगा तो 11 के मल्टीपल होल्ड नहीं करेंगे, तो ये रिस्क पता होना चाहिए आपको। अब इस सवाल में देखते हैं कितना रिस्क है। अब इस सवाल में आप एक चीज तो समझ सकते हो कि भाई जिस तरह का डेटा दिया है ना कि लास्ट में 2 जीरो वगैरह बन रहे हैं, देखो दशमलव में है नहीं आंसर। अब 269500 अगर आंसर है, क्या आपको लगता है कि ये अप्रॉक्स वैल्यू हो सकती है? अपने आप से पूछो अंदर से, नहीं भाई 269500 अप्रॉक्स वैल्यू कहां से होगी? ये तो परफेक्ट इंटीजर है, अंत में 2 जीरो है। अब तुम्हारी किस्मत ही खराब हो तो बात अलग है कि 269500.003 आंसर था और उसको अप्रॉक्स करके ऐसा लिखा गया, बट इसके चांसेस बहुत ही कम है। यू नो दैट, दिल से थोड़ा दिल का भी सुनना पड़ेगा ना।
तो यू नो दैट यहां पर अप्रॉक्स नहीं दिया गया है, ऊपर लिखा भी नहीं है, नीचे धोखा भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि जिस तरह का डेटा है साफ साफ लग रहा है कि यार होगा आंसर 11 का मल्टीपल। तो ऐसी जगहों पर आप रिस्क ले लो, क्योंकि यहां आपके गलत होने के चांसेस ऑलमोस्ट मिनिमल है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो इतना भी डाउटफुल नहीं बनना है कि आप 11 का मल्टीपल देखना ही हमेशा छोड़ दें। सो यू हैव टू गो बाय योर फीलिंग्स, बट दैट फीलिंग शुड बी स्ट्रांग। जैसे इस केस में फीलिंग स्ट्रांग है, बहुत वर्स्ट केस हो, तुम्हारी किस्मत ही ऐसी खराब हो कि आंसर 2695000.003 रहा हो, बट उसके चांसेस कम है। आपको बताया, प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये चीज पता चलती है। दूसरा एक हिंट और आपको मिल सकता है कि जब टोटल सरफेस एरिया तुम लिखोगे जिसमें एक पाई आएगा, ये वैल्यू 11 का मल्टीपल है, जैसी ये वैल्यू 11 का मल्टीपल है, तो वहां पाई से ये 11 का मल्टीपल कटेगा, तो जब हम आर या एच कैलकुलेट करेंगे तो यू नो कि वहां 11 बचेगा नहीं। देख सकते हो आप यहाँ पर, ये जो 231 है इसमें 11 है, तो जब इसको हम इक्वल इक्वल करेंगे 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच को इसके बराबर, तो इसका पाई और इसका 11 घटेगा, तो आर और आर एच के रिलेशन में 11 नहीं बचेगा डिनोमिनेटर में, तो रिस्क नहीं है यहाँ पर। बट एनीवे, इन बातों का ख्याल रखो, बहुत सारे बच्चे नहीं रखते हैं, उनके साथ कभी ना कभी धोखा जरूर होगा। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? ऑल राइट। एक किसी को वो जानवर पता है, टर्की? एनीबडी नोस टर्की? क्या होता है? क्या होता है? मुर्गा टाइप? ठीक है, बट मुर्गा नहीं होता है वो, थोड़ा इट्स मोर डिफरेंट वैरायटी है थोड़ी। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैलेसी है। हाँ जी, मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, ये बात बहुत ध्यान रहेगी, और बहुत पॉपुलर है, उसको बोलते हैं टर्की प्रॉब्लम। व्हाट इज द टर्की प्रॉब्लम? लेट्स अंडरस्टैंड। टर्की प्रॉब्लम का मतलब होता है कि अगर एब्सेंस ऑफ हार्म है, अगर लेट्स से एब्सेंस ऑफ हार्म है, दिस इज ट्रीटेड एज एविडेंस ऑफ, अगर मान लिया हार्म नहीं हो रहा है तो इसको लेते हैं एविडेंस देयर विल बी नो हार्म। अब इसका मीनिंग समझना, लेट्स से एक टर्की है, उसको उसका जो मालिक है उसको रोज बढ़िया से खिला रहा है। आप मुर्गे के टर्म्स में सोच सकते हो, पहले दिन खिलाया, दूसरे दिन खिलाया, तीसरे दिन खिलाया, खुश है वो कि भाई मेरा मालिक कितना अच्छा है कि मुझे तो रोज खिला रहा है। पहले दिन कोई हार्म नहीं, दूसरे दिन कोई हार्म नहीं, तीसरे दिन कोई हार्म नहीं, बढ़िया खिलाया जा रहा है। तो इस टर्की को यह महसूस होने लगता है कि यार ये मालिक बढ़िया मस्त खाना खिला रहा है, हमारी जिंदगी में मजे हैं, एंड देयर इज एब्सेंस ऑफ हार्म, कोई हार्म नहीं हो रहा है। तो हर दिन उसका जो विश्वास है वो मजबूत होता जाता है, और लेट्स से 50 दिन के बाद उसको ऐसा कॉन्फिडेंस होगा कि भाई देयर कैन नॉट बी एनी हार्म, और 51वें दिन कहानी इनकी खत्म। दिस इज कॉल्ड एज टर्की प्रॉब्लम, कि एब्सेंस ऑफ हार्म को लोग एविडेंस ले लेते हैं कि ऐसा हार्म नहीं होगा। आपको मेरी बात समझ में आ गई? अब लेट्स से आपने 50 सवाल लगा लिए और सब में 11 का मल्टीपल चल गया, कोई ऐसा सवाल आपको नहीं मिला जिसके डिनोमिनेटर में 11 था, राइट? और नहीं मिलेंगे आपको, बिकॉज ऐसे सवाल यूजुअली कम बनते हैं। तो आपको ये हमेशा महसूस होने लगता है कि हर आंसर में 11 का मल्टीपल लगेगा, बट अंडरस्टैंड दिस इज टर्की प्रॉब्लम। ये ओवर कॉन्फिडेंस है तुम्हारा, बिकॉज ऐसा, अब जिस दिन ऐसा हो जाएगा एग्जाम में धोखा, उस दिन के बाद लोग तैयार होंगे, आप पहले ही तैयार हो जाओ। डोंट बी टर्की। तो इसका काउंटर बोला जाता है कि लाइफ में आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो टर्की के जैसा नहीं होना चाहिए। मतलब डोंट ट्रीट एब्सेंस ऑफ हार्म एज एविडेंस दैट देयर विल बी नो हार्म, राइट? ठीक है, सो डोंट बी ए टर्की, ध्यान रखिएगा इस बात का। ओशो, ये ओशो कहां से आ गया इसमें? देखो यार, हर ये जो टर्की प्रॉब्लम है ये बहुत ही पॉपुलर फिनोमिनन है, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? अब इसमें ओशो जी कहां से आ गए? ओके, आज की दुनिया में प्रॉब्लम क्या है कि लोगों के पास बहुत इंफॉर्मेशन,
सर किसने बोला था? सौरभ जी ने। तो कुछ भी बोलो तो लोग हैं, इन्होंने बोला था, उन्होंने बोला था। अब हम क्या करें, किसने बोला था? तो हमको कुछ तो बोलना है। सब लोगों ने अगर पहले बोल भी दिया तो उसमें मेरी क्या गलती है? ठीक है, चलो। अपने किसी दोस्त को टर्की प्रॉब्लम का शिकार बनाओ, इसी पाई वाला कोई सवाल बनाओ इस तरह का, और उसको प्रेजेंट करो। एक ऑप्शन बस 11 का मल्टीपल देखना, और उसको इल्यूजन भी दो। पहले आप उसको समझाना कि देखो यार, मेंसुरेशन इतना आसान टॉपिक है, सारे आंसर 11 के मल्टीपल से सॉल्व हो जाते हैं। इसको बोलते हैं प्राइमिंग। किसी चीज को पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए प्राइम कराना, मतलब उसको ये याद दिलाना कि 11 का मल्टीपल देख के आंसर हो जाता है। उसको प्राइमिंग कर लो पहले उसकी। अब फिर उसको एक ऐसा सवाल दो जिसमें एक ही ऑप्शन 11 का मल्टीपल हो, बाकी 3 ना हो। राइट? जब वो गलती कर दे तब उसको समझाना तुम टर्की की तरह बिहेव कर रहे हो, डोंट बी ए टर्की। तो उसको बचा लो टर्की होने से। ठीक है, आगे बढ़े, चलो अगला सवाल करते हैं। 28वां सवाल देखते हैं। एक सॉलिड सिलेंडर है, इसका बेस रेडियस 14 है, हाइट 15 है। 4 आइडेंटिकल सिलेंडर्स हमने काटे हर बेस से, जैसा दिया गया है। हाइट ऑफ स्मॉल सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर। छोटा जो सिलेंडर है, अच्छा ये सिलेंडर क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शन बना दिया हमने। एक सिलेंडर को अगर तुम जाके टॉप से देखोगे, ऊपर से, तो उसका क्रॉस सेक्शन दिखेगा खाली। ये उसका क्रॉस सेक्शन दिख रहा है तुमको। तो उस केस में सिलेंडर सर्कल की तरह जैसा दिख रहा है, तो बड़ा वाला सिलेंडर भी सर्कल जैसा दिख रहा है, ये छुटके भी सिलेंडर सर्कल जैसे ही दिख रहा है। तो देखो हुआ क्या है। अगर आपको मैंने उस दिन बताया था कि यार, वो सेमी सर्कुलर आइसक्रीम का स्कूप आपने काटा, क्या हुआ? याद है कहानी पूरी? हाँ जी। तो यहां देखो, तुमने सिलेंडर काटा है, तो जो कटा हुआ पोर्शन है जरा उसको बाहर निकालते हैं। पहले मैं ना सीधा बनाता हूं सिलेंडर। मैं सिलेंडर ऐसे बना लेता हूं, इस तरीके का। अब ध्यान से देखना, अगर मैंने ऐसा सिलेंडर बनाया और मैंने ये बोला कि लेट से इसके पास ये सॉलिड बेस है, ऊपर पूरा सॉलिड ही है ऑब्वियसली। अब मैं इससे एक दूसरा सिलेंडर यहां से अंदर काट रहा हूं। एक को समझते हैं, बाकी सब समझ में आ जाएगा। जब इसको तुम काट के निकालोगे तो देखो क्या होगा। जो सिलेंडर बाहर आएगा, जरा उसको गौर से देखते हैं। ये सिलेंडर बाहर आया, ऐसा बाहर निकल के आ जाएगा। ये जो बाहर सिलेंडर आएगा, इसमें ये वाला जो पोर्शन होगा, ये तो ऊपर वाला ही होगा। बट ये सरफेस और ये नीचे वाला सरफेस, ये पहले खुला नहीं हुआ था, क्योंकि पहला वाला सिलेंडर वाज ए सॉलिड सिलेंडर। ये अंदर से निकल के आया ना पूरा, तो ये सरफेस खुला नहीं था, अभी खुला है। तो जरा समझते हैं कि जिस सिलेंडर से इसको काटा गया है उसके साथ क्या हुआ। तो इसको समझना बहुत आसान है। देखो, यहां जो नया सिलेंडर ये बाहर बना अभी, इसका एक बेस है जो है पाई r1 स्क्वायर, और इसका एक कर्व सरफेस एरिया है जो कि है 2 पाई r1 h1। ये दो नए सरफेस खुले। ये दो नए सरफेस अगर खुले हैं तो वो दो नए सरफेस यहां भी खुले होंगे। अगर सरफेस खुलता है तो हमेशा दो खुलता है, एक इसके पास है, एक उसके पास होगा। तो ये जो मेरे पास सिलेंडर था, इसका जो भी टोटल सरफेस एरिया था, इसमें से अगर आपने एक सिलेंडर काट के बाहर निकाला तो देखो क्या हुआ। उसके ऊपर से ये वाला एक हिस्सा गया, यानी उसमें पाई r1 स्क्वायर चला गया उसके टॉप से, वो खुल गया पोर्शन। बट उसकी जगह बिल्कुल बॉटम में पाई r1 स्क्वायर नया खुल गया, जो इसके पास आया उसके पास भी आया, और 2 पाई r1 h1 भी नया खुल गया। तो एक सिलेंडर के काट के बाहर निकालने से सिलेंडर का जो भी टोटल सरफेस एरिया था, उसमें नेट 2 पाई r1 h1 का गेन हुआ। यानी जो एक सिलेंडर आपने काट के निकाला है, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया का गेन हो रहा है उसको। क्योंकि टॉप अगर जा रहा है तो बॉटम आ रहा है, तो वो बैलेंस हो गया। लेकिन जो कर्व्ड पोर्शन नया खुला, वो गेन है, वो तो पहले था ही नहीं। इट्स प्योर गेन। तो अगर एक सिलेंडर में से आपने एक दूसरा सिलेंडर काट के निकाला है, तो आपको 2 पाई r1 h1 का गेन होगा। अभी सवाल में क्या कह रहा है, हर बेस से आपने 4 निकाले हैं। हर बेस का मतलब क्या होता है? अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो एक सिलेंडर में 2 बेसेस होते हैं। चाहे आप इसके बाजू में रख लो, बल पे रख लो, या इसके बल पे रख लो, दोनों बेस की तरह काम कर सकते हैं। यस, 4 इससे निकाल रहे हो, तुम 4 इससे निकाल रहे हो, टोटल 8 निकाल रहे हो। हाँ या नहीं? यस। अगर आप टोटल 8 निकाल रहे हैं तो हर बार 2 पाई r1 h1 गेन होगा। तो क्या आपका आंसर होगा TSA जो पहले रहा होगा शुरुआत में, और 16 पाई r1 h1, क्योंकि आपने 8 काट के निकाले, तो ये आपका आंसर होगा। क्या आप यहाँ 11 का मल्टीपल देखना चाहते हैं? देख सकते हो, यहाँ भी देखो TSA में 11 का मल्टीपल तो होगा ही।
ये पाई आई रहा है इसमें, तो 11 का मल्टीपल यहाँ भी है। और तुम्हारी किस्मत अगर अच्छी हुई तो ये 11 का मल्टीपल है। 3 3 6 4 2 6 ये भी 11 का मल्टीपल है। 3 2 5 4 1 5 ये भी 11 का मल्टीपल है। 2 1 3 8 6 14 ये भी 11 का मल्टीपल। तो 11 का मल्टीपल एक्चुअली बहुत कॉमन हो चुका है, यूबिक्विटस। इसका मतलब सभी लोगों को पता है, यूबिक्विटस, है ना। इट्स सो कॉमन कि एवरीवन नोज इट। जो सवाल बनाता है वो भी जानता है बात। तो वो कई बार ना आपको ऐसे ऑप्शन दे देगा कि सारे आंसर 11 के मल्टीपल हो। कई बार नहीं भी होता है, मतलब कई बार उसके साथ छोड़ो, बच्चों पे दया करते हैं, बट अदरवाइज दे सकता है। इस तरह के ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ वो चला नहीं, अब हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। डी नहीं है, कौन बोला डी नहीं है? सौरभ, डी नहीं है पक्का? पापा कहाँ है तुम्हारे? बुलाओ उनको, बोलो तुम्हें एक थप्पड़ मारे। नहीं है तो मम्मी से बोलो बेलन से मारे। सिलेंडर का सवाल है, सिलेंडर से ही तुम्हें धार दें एक, है। चलो लगाते हैं। तो आंसर बनेगा, शुरू में देखो बनेगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच प्लस 16 पाई आर वन एच वन। ये निकालना है मुझे, रखते हैं। सो 2 पाई को पाई लगते हैं। शुरुआत में रेडियस 14 है तो यहाँ लिखिए 14 इंटू जो आर प्लस एच है वो 29 है, 29 लिखिए, प्लस 16 इंटू पाई, जो आपने रेडियस लिया है वो 5 है, और जो h1 है हाइट, नहीं हाइट 5 है, ठीक है, हाइट 5 लिखते हैं। रेडियस कितना होगा, यहाँ अगर 4 आपने लिया है तो देखिएगा ध्यान से, 8r जो होगा ये 28 के बराबर हो जाएगा। 2r 2r 2r1 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 8r1, और इसका डायमीटर 28 है। r1 की वैल्यू कितनी हो गई, 7/2, 7/2, 7/2 इंटू 5, ठीक है। समझ में आया सभी को? ये ओवरऑल कैलकुलेशन हो गया। अब क्या करना है भैया, सॉल्व कर लेते हैं यार। 2 पाई इंटू 14 किसके बराबर होगा, किसी को पता है? पाई इंटू 14 किसके बराबर होता है, 88 के बराबर होता है। 2 पाई इंटू 14 88 होगा, सभी को याद होगा यार। 7 रेडियस पे 2 पाई यार 44 होता है, 14 पे 88 होगा। तो ये एक तरह से आपका 88 इंटू 29 के बराबर है, प्लस पाई इंटू 7 की वैल्यू 22 होती है, तो ये 22 इंटू 8 पंचे 40 बन जाएगा। तो ये 880 हो गया। अब इसको गुणा कर लो, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। 88 को 30 से गुणा कर लो, 88 इंटू 30 264 होता है, ठीक है। तो 2640 माइनस 88 प्लस 880, ये आपकी वैल्यू हो गई। हाँ जी, तो इसको और इसको जोड़ना है। ये 8, अगर इन दोनों को कंबाइन करोगे तो 800 में 8 कम, 800 जोड़ो 8 कम कर दो तो 32 आएगा, 3432। आंसर हो गया बी। यूनिट डिजिट देख सकते हो इस स्टेज के बाद, यस, ठीक है। तो इस तरह से सवाल हो, पहले लॉजिक समझना है, क्या बचेगा क्या गेन होगा कटने के बाद, एंड देन आप सरलता से इस प्रश्न को लगा सकते हैं कि आपका उत्तर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 29, एक सॉलिड सिलेंडर का रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर, हाइट 21, मेल्ट किया, छोटे छोटे बुलेट्स बनाए, हर बुलेट सेम साइज का है, हर बुलेट के 2 पार्ट हैं, एक सिलेंडर है और टॉप पे एक आपका हेमिस्फीयर है। टोटल हाइट जो बुलेट की है वो 3.5 सेंटीमीटर है, और जो बेस का रेडियस है वो 2.1 सेंटीमीटर है। कितने कंप्लीट बुलेट्स इस प्रोसेस से हमें मिलने वाले हैं, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले आपको समझना क्या है कि आपके पास जो आपको बनाना है, पहले वो समझते हैं क्या बनाना चाह रहे हो तुम। आपको जो बुलेट बनाना है उसकी टोटल हाइट 3.5 है और बेस रेडियस 2.1 है, ठीक, समझते हैं इस बात को। एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है और इसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन है। द स्टोरी समथिंग लाइक दिस, ओके। एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है और एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन तुम्हारे पास है। जो तुम बुलेट बनाना चाह रहे हो, जो बुलेट तुम बनाना चाह रहे हो वो बुलेट कुछ ऐसी है। अब एक चीज देखिएगा गौर से,
बेस रेडियस अगर 2.1 है तो मैं कहूंगा इतनी लेंथ क्या है, ये 2.1 है, ये वैल्यू भी 2.1 के बराबर ही हो जाएगी। हाइट अगर टोटल 3.5 है तो इतनी लेंथ 1.4 के बराबर होगी, यानी जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसकी हाइट 1.4 है, क्योंकि टोटल 3.5 है। और ऊपर अगर हेमिस्फेरिकल है तो 2.1 अगर रेडियस है तो ये भी 2.1 ही होगा, इसलिए ये 1.4 होगा। तो हमारे पास स्टोरी कुछ ऐसी है कि हमारे पास जो ओरिजिनल सॉलिड सिलेंडर है उसका वॉल्यूम क्या है, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। इसका वॉल्यूम टोटल कितना है ये मैं लिखता हूं, तो ये है हमारे पास पाई आर स्क्वायर विच इज 2.1 का होल स्क्वायर इंटू 1.4, ये तो बेस नीचे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम है, मैं एक बुलेट का वॉल्यूम लिख रहा हूँ, प्लस 2/3 पाई इंटू आर क्यूब, ये नीचे का वॉल्यूम है। तो आप इसको यहां लिखिए पाई इंटू 2.1 का होल स्क्वायर इंटू 1.4 प्लस 2/3 पाई इंटू 2.1 का होल क्यूब। सबसे पहले पाई से पाई कट जाएगा, मुझे इसी को सॉल्व करना है, मेरा आंसर आएगा। कैसे काटेंगे अब यहाँ से इसके आगे, इसको देखते हैं। सबसे पहला काम हम ये करते हैं यहाँ से कि 2.1 नीचे से निकाल लेते हैं कॉमन, राइट। 2.1 नीचे से कॉमन ले लेते हैं और 2.1 से अगर काटेंगे तो ये बनेगा 10। यहां से एक 2.1 कट जाएगा और यहां से जो 2.1 का होल क्यूब है ये 2.1 के होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। एटलीस्ट इतना कर सकते हो आप। अब ऊपर बचा मेरे पास 7 इंटू 7 इंटू 10, नीचे बचा मेरे पास 2.1 इंटू 1.4 प्लस ये जो 2.1 का होल स्क्वायर है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 2.1 इंटू 2.1/3। मैं 3 से इसको काटूंगा, ये बनेगा 3 सत्ते 21.7। अब फिर से मैं क्या करूंगा, ध्यान से अगर आप देखो तो एक साथ सबका उड़ा सकते हैं, 7 तिरिक 21, ये आपका 7 कटेगा, ये चाहो तो काट दो या आप ये काट दो, 7 तिरिक 21.3। फिर एक दूसरा 7 भी उड़ाया जा सकता है, 7 दूनी 14.2 और 7 से कटेगा यहाँ 0.1। फाइनल जो वैल्यू है तुम्हारे पास वो है 10/0.06 प्लस 3.03 और ये भी हो गया आपका 0.06। यस, वैल्यू क्या आ रही है आपकी, एक तरह से 10 के आगे 2 0/6, नहीं 12, 100/12 8.33 होता है, 1000/12 83.33 बनेगा और आपका आंसर हो गया ए। ऋतु जी, क्लास के अंत में आपका सवाल का जवाब मिलेगा, अभी आप इस क्लास को करते रहिए। अब मैं इस सवाल को करने का दूसरा तरीका बताता हूं आपको, ये लंबा तरीका है, आई डोंट लाइक सच मेथड्स, आई लव मोर प्रैक्टिकल मेथड्स। सो लेट्स सी। एक बात बताओ मुझे कि एक हेमी स्फेयर का वॉल्यूम ये होता है और एक सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है अगर सेम रेडियस का हो तो, पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखो वो दोनों बराबर हो सकते हैं क्या कभी, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया तो आपको हो गया 2r/3 इज इक्वल टू एच। अगर एच और आर का रेशियो 2/3 हो जाए तो पता है क्या होता है, हेमी स्फीयर का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम बराबर होता है। तो मैं लिखता हूं इफ रेडियस इज सेम, अगर रेडियस सेम है, वॉल्यूम ऑफ एच लिख रहा हूं, एच का मतलब हेमिस्फीयर है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये बराबर होगा इफ h/r 2/3 के बराबर। ये पॉइंट सभी को समझ में आ रहा है? यस। नाउ अंडरस्टैंड द प्रीवियस क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन में जो हाइट है सिलेंडर की वो 1.4 है, यस, और जो रेडियस है क्या वो 2.1 है, दोनों का सेम है। क्या h/r की वैल्यू 2/3 है? यस। तो क्या दोनों के वॉल्यूम बराबर होंगे? यस। इतना समझ में आ गया? अब तुम देखो मैं सवाल कैसे करने जा रहा हूं, सवाल को तोड़ने जा रहा हूं। ये हमारे पास एक बड़ा सा सिलेंडर है और हम जो बुलेट बनाने जा रहे हैं वो हमारी बुलेट कुछ इस तरह से है। रेडियस सेम क्यों लिखे? सवाल पढ़ा आपने अभिनव जी, जब सवाल को डिस्क्राइब कर रहा था कि एक सिलेंडर के टॉप पे आपने ये बिठाया है तो रेडियस सेम नहीं होगा? जब ये केस आपको दिखाया जा रहा है, सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर ऑन वन ऑफ इट्स बेस,
द रेडियस इज सेम, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम केस। आपको क्या क्या समझ में आया? पहला, अगर मैं इसका वॉल्यूम 1 मानूंगा तो इसका वॉल्यूम भी 1 होगा, यस और नो? अभी दिखाया मैंने आपको, क्योंकि इस केस में h बटे आर 2/3 है, और h बटे आर अगर 2/3 है तो ये अगर 1 यूनिट तो ये भी 1 यूनिट है। क्या ये बात सभी को क्लियर है? ओरिजिनल जो सिलेंडर है तुम्हारे पास, उसका रेडियस 7 है और हाइट 21 है। मैं लिख रहा हूं, इसका जो रेडियस है वो 7 है और हाइट क्या है? 21 है। यहां पर इसका जो रेडियस है दैट इज हाउ मच? 2.1, एंड हाइट ऑफ दिस सिलेंडर इज 1.4। अब ध्यान से देखना, मैंने इसके एक सिलेंडर का वॉल्यूम 1 माना है। अब मैं सिलेंडर टू सिलेंडर कंपैरिजन करने जा रहा हूं, क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है। आप मुझे बताओ, इसका रेडियस 7 हो गया ना 21 से, 2.1 से। 2.1 से 7 हो जाने का मतलब क्या है? कोई बताएगा मुझे? कब होता है ये? जब वैल्यू 10/3 गुना हो जाए। क्या यहां से इस सिलेंडर से इस सिलेंडर में आने में जो रेडियस है वो 10/3 टाइम्स हो गया? यस। क्या यहां से यहां आने में जो हाइट है वो अगर 1.4 से 21 हो गई है, कितना गुना हो गई है? कोई बताएगा मुझे? 21/1.4 निकाल लो, 210/14 बनेगा, 15 गुना हो गई है। तो आप कहोगे हाइट जो हमारी है वो 15 टाइम्स हो गई है। रेडियस 10/3 गुना हो गई, हाइट हमारी 15 गुना हो गई। वॉल्यूम कितना गुना हो जाएगा? वॉल्यूम आर स्क्वायर इंटू एच से डिसाइड होता है। रेडियस अगर 10/3 गुना हुआ है तो रेडियस का स्क्वायर 100/9 गुना हो गया। हाइट 15 गुना हो गई, गुना कर लेते हैं, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, आप कहोगे 500/3 गुना हो गया वॉल्यूम मेरा। किससे? इस सिलेंडर के वॉल्यूम से इस सिलेंडर का वॉल्यूम 500/3 गुना है, जो कि 166.66 है। लेकिन यहां जो टोटल वॉल्यूम है वो 2 यूनिट का है, तो 2 यूनिट के रेस्पेक्ट में कितना गुना हो गया? 83.33 गुना हो गया। यानी इस शेप के बुलेट्स अगर मुझे बनाने हो इससे, तो यहां पर 83.33 गुना वॉल्यूम मौजूद है, यानी 83.33 बुलेट्स बन जाएंगे। दिस इज अ वेरी प्लेजरेबल सॉल्यूशन इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव डन। 2 टाइम्स कैसे हुआ? क्या 2 टाइम्स कैसे हुआ? मैं अभी बेटा क्या कर रहा हूं, यहां मैंने सिलेंडर का वॉल्यूम 1 माना है, तो मैं सिलेंडर से सिलेंडर, भाई पाई आर स्क्वायर एच किसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है? सिलेंडर का होता है। तो मैं सिलेंडर का सिलेंडर से कंपैरिजन मार रहा हूं सिर्फ। पर हमें एक बात और पता है कि यहाँ पर इसके ऊपर इस बुलेट में एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन भी है, क्योंकि h/r 2/3 है, तो अगर सिलेंडर का वॉल्यूम 1 है तो इसका वॉल्यूम भी 1 ही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैंने यहां सिलेंडर का वॉल्यूम अगर 1 माना, तो मैंने इस सिलेंडर का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया, इतना आया। तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम अगर 1 है तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम 166.66। अब तुम करो ऐसी कितनी बुलेट्स बनेंगी, तो इसका टोटल वॉल्यूम तुमने ये लिख लिया कितने गुना है, और इसका टोटल वॉल्यूम क्या है? 2 है, 2 से डिवाइड कर लो, 83.33। तो यहाँ आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, इट्स मोर मेंटल कैलकुलेशन देन द फिजिकल एफर्ट। यहाँ ज्यादा लग रहा है आपको, देखो काफी तिकड़मबाजी करनी पड़ रही है, यहाँ वो तिकड़मबाजी नहीं है। इट्स वेरी नीट एंड क्लियर वे टू सॉल्व द क्वेश्चन, एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल जब सिलेंडर से मेल्ट करके हम सिलेंडर बुलेट बना रहे हैं। यहाँ कर सिलेंडर के साथ ऊपर में हेमिस्फीयर है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश की गई, बट हुआ नहीं, क्योंकि आपको अगर ये लॉजिक पता है कि दोनों का वॉल्यूम बराबर है, एंड उसका मैंने आपको बता दिया कब बराबर होता है, जब h और r का रेशियो 2/3 के बराबर हो तो बराबर होता है। कहिए कि हाँ समझ में आया? ठीक है, ठीक है। तीसरा सवाल देखिए, एक सिलेंडर का रेडियस दिया है, हाइट दी हुई है, ये दूसरे सिलेंडर में जस्ट फिट हो जाता है कंप्लीटली विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सेकंड सिलेंडर? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो आई हैव वन सिलेंडर लाइक दिस, then I have another cylinder which is this। थोड़ा घुमा लेते हैं, जो बिल्कुल इसके अंदर फिट होने वाला है, और वो भी दिया 90 डिग्री वाला मामला दिया हुआ है आपको। इस तरीके का
आपको बताना है सेकंड सिलेंडर का रेडियस कितना है। हाइट का आधा कौन बोल रहा है? आई एम वेरी सॉरी बट यू आर रॉन्ग। अपना उदाहरण देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। कितने लोगों ने हाइट का आधा होगा? And unfortunately you are wrong. The correct answer is D. So to explain you why, I need some time. What is obvious is not obvious, right? Look at the cylinder now. दिख रहा है सिलेंडर? Yes. इसके भीतर ना मैं एक दूसरा सिलेंडर डालने जा रहा हूँ। Forget about cylinder. Let me put another cylinder. वो सिलेंडर ना भी दिखे तो भी आपको बात समझ में आनी चाहिए। अगर आप इसके भीतर एक दूसरा सिलेंडर डालोगे, मैं एक सवाल पूछने जा रहा हूं, बना देते हैं सिलेंडर भी, रुको तुम। बड़ा हो गया था सिलेंडर। देखो मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, थोड़ा विजुलाइज करो। जब आप एक सिलेंडर के भीतर दूसरा सिलेंडर डालोगे तो चूंकि ये सरफेस सर्कुलर है और ऊपर का पोर्शन कर्व है, तो इनके बीच में हमेशा गैप रहेगा थोड़ा सा ऊपर। विजुलाइज करो, ये कर्व पोर्शन है ना, और इस सिलेंडर का जो टॉप क्रॉस सेक्शन है वो सर्कल फ्लैट है, ये फ्लैट है। अब ये एक कर्व पोर्शन के अगेंस्ट अगर लीन होगा ऐसे, तो देयर विल बी सम गैप, थोड़ा सा गैप होगा। इट कैनॉट बी कि जब फ्लैट और फ्लैट सरफेस मिलता है तो कोई गैप नहीं होता है। तो आप इस सवाल को कैसे ट्रीट कर रहे हो? आप इस सवाल को ऐसे ट्रीट कर रहे हो कि जैसे ये जो टोटल लेंथ है और यहां से जो हम टोटल लेंथ ऐसे लेंगे, दैट विल बी इक्वल, जबकि ऐसा नहीं है। समझे कि नहीं? बात यहां पर कुछ ऐसी है कि जो एक फ्लैट सरफेस है उसके बीच में थोड़ा सा गैप होगा, देयर विल बी स्मॉल गैप। आप विजुलाइज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? एक कर्व सरफेस है और एक फ्लैट सरफेस है, ये फ्लैट सरफेस है और ये एक कर्व सरफेस है, इनके बीच में हमेशा थोड़ा सा ऊपर गैप होगा ही होगा। तो अगर आपने ये देखा कि भाई इसका जो h है, ये मान लेते हैं, हमने कहा कि ये वैल्यू टोटल इसका रेडियस अगर ये 4.5 इंटू 9 है, एक मिनट, मैंने 7.5 क्यों लगाया था पता नहीं, ठीक है, बट ये पता है कि इसका हाइट 12 है। तो अगर हाइट 12 है तो 12 प्लस समथिंग होगा, मान लेते हैं x इधर छूटा है और x उधर छूटा है, तो 12 प्लस 2x/2 मेरा आंसर होगा, विच इज 6 प्लस x। तो मैंने 7.5 इसलिए लगाया कि ना तो ये होगा ना तो ये होगा, और 15 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये भी पता है थोड़ा थोड़ा गैप होगा, तो ये 6 से थोड़ा सा ही ज्यादा आएगा, डी आएगा। तो ये सोच के आप डी लगा सकते हो। बट अब आते हैं कि ये सॉल्व कैसे करेंगे कि एग्जैक्टली आखिर वैल्यू 7.5 ही क्यों होगी। दैट्स ऑल्सो ए गुड क्वेश्चन टू थिंक ऑफ कि एग्जैक्टली 7.5 क्यों होगी। बट ये तो पता है कि 6 से बड़ी होगी। उसका जो हाइट है टोटल, उसके अलावा थोड़ा थोड़ा जो गैप छूटा है वो जोड़ेंगे, दोनों तरफ मान लिया x और x गैप छूटा है तो 2x जोड़ेंगे, फिर उसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तब मुझे रेडियस मिलेगा। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू गेट दैट x। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। वो कैसे निकाला जाए, थोड़ा सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं। आपको यहां इसका सेंटर होगा, ये चीज तो क्लियर है कि यहां से इसकी जो दूरी है ये 6 होगी, इसमें डाउट नहीं है। ये वैल्यू 4.5 होगी, ये भी क्लियर है। अच्छा एक चीज बताओ कि जो सर्कुलर पोर्शन है, क्या इसका सारा पॉइंट ये इस सिलेंडर को टच कर रहा होगा? यस, गैप इस फ्लैट पोर्शन और सरफेस के बीच में है, लेकिन ये जो सारे पॉइंट हैं, ये वाले सर्कमफरेंस वाले पॉइंट्स, ये तो पूरा का पूरा उस सिलेंडर को टच करेंगे ना। एंड देयरफॉर अगर मैं
इस पॉइंट से इस सिलेंडर के किसी सरकमफरेंस वाले बिंदु को ज्वाइन करूंगा, हेमिस्फीयर नहीं बनेगा अभिनव। हर कर्व्ड सरफेस फ्लैट बेस के साथ हेमिस्फीयर नहीं होता है भैया, ऐसे जनरलाइज मत करो। जैसे ये है, ये फ्लैट सरफेस है और मैंने कहा ऐसे बना दिया, ये हेमिस्फीयर थोड़ा ना है। ये हेमिस्फीयर का मतलब होता है इसकी हाइट वाला पोर्शन भी रेडियस आर के बराबर हो। गलत सलत काम मत किया। हेमिस्फीयर कहां से बन गया तुम्हारा? ऑलराइट, अब बहुत ध्यान से देखो मैं क्या बताने जा रहा हूं इस पर्टिकुलर सवाल में। तो मैंने आपसे अब ये कहा कि अगर मैंने इसको इस तरह से बनाया, ये रेडियस 4.5 है, मुझे पता है ये रेडियस 6 है, तो इतनी वैल्यू किसके बराबर होगी? 7.5 हो गई। 15 1.5 इंटू 3, 1.5 इंटू 4 और 1.5 इंटू 5। But again, how will I say that this is the radius of second cylinder? ये कैसे बोलूं मैं? ये तो मैंने बोल दिया कि दूसरे सिलेंडर के सरकमफ्रेंस की वैल्यू मैंने लिख के दिखा दी, उतना तक ठीक है, 7.5। बट ये उस सर्कल का रेडियस कैसे हुआ, ये मैं कैसे बोलूंगा? इसका कोई एक्सप्लेनेशन दो मुझे। 7.5 ही क्यों होगा? देखो हमने कॉमन सेंस से लगा लिया 7.5, 5-6 होगा नहीं, 6 से बड़ा होगा, 15 होगा नहीं, वो भी महसूस हो रहा है क्योंकि गैप बहुत छोटा होता है, इतना बड़ा होता नहीं। लेकिन लॉजिकली कैसे लगाएं? हमने एक ट्राइंगल भी बना लिया, ट्राइंगल बना के हमने देख लिया कि एक वैल्यू 7.5 के बराबर आ रही है, बट क्या वो 7.5 उस दूसरे का रेडियस है? ये कैसे प्रूफ करोगे आप? एनीबडी? कैसे प्रूफ करोगे आप कि 7.5 उसका रेडियस होगा? सोचो। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक 7.5 है, बिल्कुल अच्छी बात है। मैं जो प्रश्न उठा रहा हूं वो प्रश्न उठा रहा हूं कि ये कैसे सिद्ध करोगे आप कि ये 7.5 ही ऊपर वाले का रेडियस है? हाउ? एज्यूम कर लेंगे। अनुज, ओवर स्मार्ट मत बनिया करो, तुमको पहले भी क्लास में डांट पड़ चुकी है एक दिन, कल परसों ना। और ये आंसर जो तुमने दिया है ये ओवर स्मार्टनेस है, और ओवर स्मार्ट मत बनो क्लास में। जब सवाल लॉजिकल है तो उत्तर आता है तो बोलो, नहीं आता है तो मुंह बंद रखो, ठीक है? बकवास मत किया करो क्लास में। मतलब वी आर डूइंग सम सीरियस डिस्कशन, भाई साहब आ रहे हैं, एज्यूम कर लेंगे। पढ़ क्यों रहे हो फिर? एज्यूम कर लो कि तुम इंस्पेक्टर बन चुके हो, एक वर्दी खरीद लो, बाहर जाके मिल जाती है, पहन के घूमो, एज्यूम कर लो, ठीक है? सीरियस एस्पिरेंट्स मुझे बताएं जरा कि ये 7.5 के बराबर कैसे होगा, बिकॉज लुक इट्स 3D। अगर आप ये चीज विजुलाइज करके समझ पाओ तो दैट्स पावरफुल, दैट्स पावरफुल। तो समझाता हूं मैं आपको। समझाऊं? इन साइड में सर्कल है, उससे क्या होगा? 7.5 वाला लाइन पैरेलल होगा। कैसे पैरेलल होगा? 7.5 वाला पैरेलल कैसे होगा? ये कहां से मिला तुमको? सरकमफ्रेंस तो सीधा भी टच नहीं करेगा। सीधा मतलब सीधा कौन टच करा रहा है? हम तो कॉर्नर को टच करा के कॉर्नर को हमने ज्वाइन किया। अंदर वाले सिलेंडर को ऊपर लेकर जाएंगे तो वो बड़े सिलेंडर के सरकमफ्रेंस को टच करेगा। नहीं, ये लॉजिक गलत है। बड़े वाले सिलेंडर के रेडियस के पैरेलल कैसे होगा अभिनव? यार क्या बातें कर रहे हो तुम? पैरेलल कैसे होगा जब दोनों के एक्सेस 90 डिग्री पे हैं? तो ये 7.5 उसके पैरेलल कैसे हो गया? ये कहां से तुम्हारे मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हो गई? हाँ,
उसके अंदर फिट हुआ तो अब मैं तुम्हें समझाता हूं ये जो पोर्शन है, ये क्यों दिक्कत हो रही है आपको समझने में, बिकॉज ऑफ डायग्राम या 3D का आसान नहीं होता है बनाना ना 3D की तरह। ये भी एक कर्व पोर्शन है कि नहीं? अच्छा, अगर ये कर्व पोर्शन है, मैं उस पोर्शन का एक क्रॉस सेक्शन आपके सामने बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये जो आपका ये सिलेंडर वाला ऐसा एक कर्व पोर्शन है, उस कर्व पोर्शन का क्रॉस सेक्शन बना दिया मैंने, ऐसे समझो, अंडरस्टैंड लाइक दिस थोड़ी देर के लिए, कि ऐसा कुछ है जो वो एक पोर्शन है जिसके मैंने सरकमफ्रेंस का कोई एक पॉइंट पकड़ा है। अभी हमने कहा है कि ये ऐसा पोर्शन है और जो मेरा सिलेंडर है वो कुछ ऐसा है। अब ऐसे समझो, ये गैप तुम्हें दिख रहा है, ये वाला गैप, अंदर जो सिलेंडर है उसको मैंने ऐसे बनाया और एक क्रॉस सेक्शन ऐसा बनाया। अभी हमने क्या क्या देखा है जरा उसको देखते हैं। अभी हमने ये देखा है कि यहां से यहां तक की ये वैल्यू 6 के बराबर है, राइट। हमने ये देखा है कि ये जो वैल्यू है ये 7.5 निकल के आई। अब चूंकि ये सर्कल का ही पॉइंट है, इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट अगर आप लोगे, बेसिकली हमने क्या किया है, ये जो सर्कुलर पोर्शन सिलेंडर का है एक क्रॉस सेक्शन, उसके सरकमफ्रेंस की दूरी हमने इस अपने सिलेंडर के सेंटर से निकाल ली। तो जो ये वाला पॉइंट है ये भी तो 7.5 की दूरी लेके बैठा होगा ना, यस, बिकॉज इट्स ए सर्कल। तो इस पॉइंट से हर एक जो सर्कुलर पॉइंट है वो 7.5 की दूरी पे होगा। इसलिए ये जो दूरी यहां से हमने अभी निकाली, अगर हम यहां तक की दूरी निकालेंगे इस पॉइंट पर, तो अगर आपने यहां से इस पॉइंट की दूरी निकाल ली है तो यहां से इस पॉइंट की दूरी भी 7.5 ही होगी। और वो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहां दिया है कि मैंने सिलेंडर के सरफेस पे जहां हमारा सिलेंडर टच कर रहा है, ये वाला 90 डिग्री पे, उसके एक पॉइंट की दूरी हमने निकाल ली, क्योंकि ये दूरी 6 है, ये दूरी 4.5 है, तो ये 7.5 होगा। बट अगर ये सिलेंडर के सरफेस से 7.5 की दूरी से है ये पॉइंट, मतलब ये पॉइंट, तो ये सिलेंडर के सरफेस से हर पॉइंट से 7.5 दूरी होगा, तो यहां पर भी इसकी दूरी 7.5 ही होगी। और जैसे आपने ये निकाल लिया, ये 7.5 इसका रेडियस है बड़े वाले सिलेंडर का जो ऊपर है। समझ में आया कि नहीं? इट्स ए गुड 3D प्रॉब्लम। और यहां पर आपको थोड़ा सा इस तरह का विजुअलाइजेशन चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो घर पे कागज वागज लेके बना के देख लो यार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यू कैन वेरीफाई दिस वेरी क्लियरली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आप एक 3D मॉडल बना के देख सकते हो इस चीज को। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। 7.5 31वां देखते हैं। टोटल कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया राइट सर्कुलर सिलेंडर का 2:5 है। अगर टोटल सरफेस एरिया में 3080 दिया हुआ है तो हमें बताना है सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा। करिए जरा इस सवाल को। ठीक है, देखिए 11 के मल्टीपल में जाओगे तो ए और डी दोनों ऑप्शन 11 के मल्टीपल हैं, तो पहली बात तो वो अप्रोच ना ही सोचो तो बेहतर है, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया अपॉन टोटल सरफेस एरिया का रेशियो जो होता है 2πRH अपॉन 2πR इंटू R प्लस एच। तो हमें H बटे R प्लस एच दिया हुआ है 2/5। H अगर 2 है तो R हमारा 3 होगा, यानी R और H का रेशियो हमें 3:2 दिया हुआ है। अब मुझे टोटल सरफेस एरिया 3080 दिया हुआ है, तो मैं कहूंगा 2π, R की वैल्यू रखूंगा 3x इंटू 3 + 2 5x। ये 3080 दिया हुआ है, 5 × 15 = 30 पाई इंटू x² इज इक्वल टू 3080। पाई इंटू x² की वैल्यू अगर आप निकालोगे 3 से डिवाइड करोगे, 3 से कटा क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि डेटा ऐसा है। 308/3 आ गया ये। बट एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है यहाँ पर। पाई x² तुम्हारा 154 नहीं है, बट 154 इंटू 2/3 है।
तो जो x की वैल्यू है ये 7 नहीं होगा बल्कि 7 इंटू रूट 2/3 होगी। पाई इंटू एक्स स्क्वायर अगर 154 इंटू 2/3 है, यानी एरिया या पाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 154 इंटू 2/3 आई है, तो x की वैल्यू 7 नहीं है बल्कि 7 इंटू रूट 2/3 है, तभी तो स्क्वायर करने पे 2/3 एक्स्ट्रा आया, तो x की वैल्यू मिल गई मुझे। अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है अब, तो मैं क्या कहूंगा, पाई इंटू 3x इंटू 2x, 3x का होल स्क्वायर इंटू 2x बनेगा। मैं कह सकता हूं यह है पाई एक्स स्क्वायर 9 दूनी 18x, ऐसा कुछ करना है मुझे। पाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 308/3 तुम्हें पहले से पता है, लिख दो, 18 लिख दो, और जो x है वो 7 इंटू रूट 2/3 है, वो भी लिख दो। अब यहां से सॉल्व कर लो, 3 छक 18 बन गया। व्हाट नेक्स्ट, √3 से 6 कटेगा, 2√3 बनेगा, ये हो गया 308 इंटू 2√3 इंटू 7 इंटू √2, 7 दूनी 14, 14 8 112, 14 3 42 1 43, √2 इंटू √3 हो गया 6, आंसर हो गया। समझ में आया आपको सवाल? 4312√6 वैल्यू हो गई। आप चाहें तो पाई की वैल्यू 22/7 रख के भी एक्स की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, वही वैल्यू आएगी जो मैंने लिखा है। अगर थोड़ा स्मार्टली करोगे तो थोड़ा आसान रहेगा तुम्हारे लिए। 154 308/3 आया, 154 इंटू 2/3 आया, तो 154 इंटू √2/3 आपकी वैल्यू होगी। कितने लोगों को क्लियर हो गई ये बात? हुई तो यस बोलो, नहीं हुई तो नो बोल दो। हाँ जी, ठीक। 32वां सवाल देखो, एक हॉलो सिलेंडर है, उसकी थिकनेस 0.7 है, हाइट 15 है, आयरन का बना हुआ है, इनर रेडियस दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया बताना है हॉलो सिलेंडर का कितना होगा। पहले समझते हैं भैया हॉलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कैसे लिखा जाएगा, शायद लिखवाया था मैंने, एक बार फिर से रिविजिट कर लेते हैं। ये मेरे पास एक हॉलो सिलेंडर है, ये मान लेते हैं दूसरा पोर्शन है। हॉलो सिलेंडर का अगर आप टोटल सरफेस एरिया लिखने जाएंगे तो क्या होता है, देखो ये पोर्शन की बात हो रही है पूरा। एक तो आपके पास आएगा 2πr1², एक मिनट, हेमी लिख दिया क्या मैंने, एक मिनट, सवाल क्या है, हॉलोस्फीयर है, हॉलो सिलेंडर है, सॉरी, अच्छा मैंने पढ़ सिलेंडर रहा हूँ, सोच हेमिस्फीयर रहा हूँ, क्योंकि हॉलो सिलेंडर तो मैंने बहुत अच्छे से लिखवाया हुआ है, याद है। हॉलो हेमिस्फीयर भी किया था हमने ना, किया हुआ है शायद। ओके, हाउ इट इज रिटन, अंदर आएगा 2πr1², चलो लिख लेते हैं, ये बना दिया तो इसका तो लिख ही लो। तो अंदर 2πr1² आएगा, बाहर आपका 2πr2² आएगा, प्लस ये जो बीच वाला पोर्शन है ये बनेगा पाई इंटू r2² माइनस r1²। ये मैं लिख रहा हूं टीएस है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्या मिल रहा है यहां पर, आपको मिल रहा है 2πr1² प्लस r2² प्लस पाई इंटू r2² माइनस r1²। इफ आई जस्ट टेक पाई आउट, 2r1² से r1² घटेगा, 2r2² से r2² जुड़ेगा, तो ये बनेगा 3r2² प्लस r1²। तो ये टोटल सरफेस एरिया होता है हॉलो हेमिस्फीयर का। वॉल्यूम की बात करते हैं तो अगर मुझे मटेरियल का वॉल्यूम चाहिए होता है तो ये 2/3π r2³ माइनस r1³ बनता है। यहाँ लिख लेना कि r1 इनर रेडियस है, r2 आउटर रेडियस है, दिस इज व्हाट द वैल्यू इज। ठीक है, चलो अगर नहीं हुआ था तो ये हो गया। हाँ जी, टीएसए लिख दिया, समझ में आ रहा होगा क्यों लिख रहे हैं, बाहर का कर्व सरफेस, अंदर का कर्व सरफेस का टोटल किया, प्लस ये जो ऊपर वाला पोर्शन है बीच वाला वो इस्तेमाल किया। टीएसए नहीं समझे, क्या नहीं समझे, क्या नहीं समझ में आया? टीएसए क्या होता है, मैंने क्या बोला था? टीएसए क्या होता है, वट एवर सर्फेसेज यू कैन ट्रेवल ऑन इज टीएसए। तो अंदर का क्या समझ में नहीं आया? हॉलो होगा तो अंदर भी तो खुला होगा, अंदर वाला पोर्शन क्या है, 2πr1² है कि नहीं है? हाँ जी, वो भी तो जुड़ेगा।
आपको अगर हॉलो सिलेंडर समझ में आया और ये समझ में नहीं आया तो आपको हॉलो सिलेंडर समझ ही नहीं आया था। फिर वहां भी तो यही किया था हमने, अंदर का 2πr1 जोड़ा था कि नहीं जोड़ा था, बाहर का 2πr2 जोड़ा था कि नहीं जोड़ा था, प्लस वो जो रिंग वाला एरिया होता है उसका डबल करके जोड़ा था कि नहीं जोड़ा था। वो समझ में आया और ये नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए सवाल देखिए, इनर रेडियस दिया है, थिकनेस दिया हुआ है, तो देखो R2 जो कि आउटर रेडियस है हमारा, वो कितना है यहाँ पर 3.5 इनर रेडियस है, थिकनेस 0.7 है, तो हमारा R2 4.2 है और इनर रेडियस जो R1 है वो 3.5 है। पहली बात तो ये टोटल सरफेस एरिया मुझे हॉलो सिलेंडर का लिखना है। कैसे लिखते हो आप हॉलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, एक बार फिर से याद दिला देता हूं। एक सिलेंडर ऐसे बनता है, दूसरा सिलेंडर ऐसे बनता है, ठीक है। यहाँ एक बीच वाला ऐसे ये वाला पोर्शन आता है, तो एक तो हो जाता है पाई इंटू R2² माइनस R1² प्लस 2πh R1 + R2, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। अगर आप यहां से कॉमन लेते हैं पाई इंटू R1 + R2, तो यहां बचता है R2 माइनस R1 प्लस 2 इंटू H। क्लियर है, कितने लोगों को बात याद है। बट यहां भी एक 2 आता है क्योंकि टॉप और बॉटम यहां दोनों होता है, तो अगर मैं 2πr1 + R2 बाहर लूंगा तो कुछ ऐसा बचता है। दैट्स द होल स्टोरी। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं 2πr1 + R2 इंटू T+H, पर T इज थिकनेस। तो टोटल सरफेस एरिया अगर मुझे लिखना है तो यही वैल्यू है आपकी 2πr1 + R2 कितना बनेगा आपका 7.7। थिकनेस आपकी क्या है 0.7, हाइट कितनी है तुम्हारी 15। आपको सॉल्व करना है 2π इंटू 7.7 इंटू 15.7। आप कह सकते हो मेरा आंसर 11 का मल्टीपल होगा, आंसर दशमलव में है, बट स्लाइड बढ़ जाता है दशमलव में बिकॉज वैल्यू मे बी अप्रॉक्स नॉट रिटन। बट अगर इतना लिख लोगे तो आपको समझ में आएगा कि यस दशमलव के बाद 2 ही स्थान आएंगे, तो दशमलव के बाद अगर 2 ही स्थान है और 7 जो नीचे है वो 7.7 से कट जाएगा, तो आंसर 11 का मल्टीपल तो है। यू कैन सॉल्व लाइक दिस, ठीक है। बट एनीवे लेट्स सॉल्व 2π, यहाँ रख दो आप 22/7, कोई दिक्कत नहीं है, 1.1 बन जाएगा। यूनिट डिजिट देख सकते हो, आसान है क्योंकि 8 आ रहा है अंत में, 2 दूनी 4 7 28, तो सी आपका हो जाएगा यूनिट डिजिट से लाइक दिस। बट कैलकुलेशन भी करने की आदत हमेशा होनी चाहिए, बार बार बोलता हूँ। कैसे करोगे मैं बताता हूँ। इस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, 1.1 इंटू 1.1 इंटू, यहां से 2 निकाल लो, 2 दूनी 4 बनेगा, इसको 4 से गुणा कर देते हैं, ये बनेगा 62.8। तो आपको ये सॉल्व करना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने 1.1 अलग अलग इसलिए कर लिया बिकॉज 1.1 से गुणा करना आसान होता है। ये एक तरह से 11 इंटू 11 है, तो मुझे 628 को क्या करना है 11 से गुणा करना है, फिर 11 से गुणा करना है। पहले इसको गुणा कर लेते हैं। 11 से गुणा करने का तरीका आप सभी को पता होगा कि पहले ये 8 लिख लेते हैं, 8 और 2 का सम यहाँ लिख लेते हैं, 10 हो गया, फिर 6 2 8, एक कैरी है 9 यहाँ लिख लेते हैं, फिर 6 यहाँ लिख लेते हैं। कुछ ऐसा होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 6280 लिखेंगे, 10 से गुणा करेंगे, फिर 1 से गुणा करेंगे 6908, एक ही बात है। फिर 11 से गुणा करना है, क्या करते हैं 8 से शुरू करते हैं, 8 और 0 का सम 8 यहाँ लिखते हैं, 0 और 9 का सम 9 यहाँ लिखते हैं, 9 और 6 15 का सम, ऐसा कुछ लिखते हैं, 6 यहाँ लिख देते हैं, 15 आया था ना, सॉरी 7। कैसा होता है नहीं, क्या होता है राइट। देखो 8 लिखते हैं, 8 और 0 का सम 8 लिखते हैं, 0 और 9 का सम 9 लिखते हैं, 9 और 6 15 का सम 5 होता है, और 6 में एक जोड़ते हैं 7, ऐसा। तो ये 79588 आ गई, तो दशमलव लगा लो, 2 बार 11 से गुणा किया, हमें 1.1 से करना था, दशमलव यहाँ लग जाएगा 759.88। तो ऐसे कैलकुलेशन को किस प्रकार से करना है ये भी सीखें, ओके। या फिर 11 से मल्टीप्लिकेशन हमेशा इस तरह से करो, कोई दिक्कत नहीं। 10 से गुणा करके
फिर 1 से गुणा कर दो, तो 10 से गुणा किया तो 6280, 1 से गुणा किया तो 628। वही काम यहाँ हो रहा है जिसको हम डायरेक्ट कर रहे थे, 088 8 2 10 0 6 2 8 1 9 6। तो सेम काम को हम यहाँ जल्दी कर रहे हैं कि हम जो काम यहाँ कर रहे हैं कि देखो इस 8 में क्या जुड़ रहा है, ये यहाँ लिखा जा रहा है, पहले ये 8 लिखा जा रहा है, देखो पहले ये 8 लिखा जा रहा है, फिर इस 8 में 2 जुड़ रहा है, इट इज एज गुड एज 8 में 2 जुड़ रहा है ना। जैसे ये पहले मैं इस 8 का 8 लिख रहा हूं, फिर इस 8 में 2 जुड़ रहा है, तो जो काम आप यहां ऐसे लिख के कर रहे हो वही चीज डायरेक्ट ऐसे होती है कि 8 लिख दिया, 8 में 2 जोड़ के लिख दिया 10, हासिल आई 1, 6 2 8, 1 हासिल जोड़ दिया 9, और उसके बाद ये 6 लिख दिया उठा के। क्लियर? 6908। जब 11 से गुणा कर रहे हैं तो जो काम यहां आप कर रहे हो कि 0 और 8 को जोड़ रहे हो, पहले मैंने 8 लिख दिया, सबसे पहले 8 लिख दिया, फिर 0 और 8 को जोड़ के 8 लिख दिया, फिर 0 और 9 को जोड़ के 9 लिख दिया, फिर 9 6 15 को जोड़ा 5 लिखा, हासिल आई 1, 6 में 1 जुड़ गया 7। तो ये वही काम है जो इस डायरेक्शन में ना करके हम इस डायरेक्शन में करते हैं। प्रैक्टिस कर लोगे तो ऐसे लिख लोगे, ठीक है। 5 डिजिट में कैसे फाइंड करते हैं वो वाला 11 का मल्टीपल। देखो यार गब्बर बाबा, आप अगर 3 डिजिट में समझ गए ना तो तुम 5 में भी समझ गए। प्रॉब्लम तुम सीधे 5 में समझना चाहते हो, ये दिक्कत है। 3 समझो पहले। मैंने क्या करवाया यहाँ तुमको, पहले एक 3 डिजिट नंबर का 11 से गुणा कराया, फिर वही नंबर 4 डिजिट में कन्वर्ट हुआ, उसको भी 11 से गुणा करा दिया। अगर तुम 3 और 4 समझ जाओगे तो 5 क्यों नहीं समझोगे? 5 6 सब समझ जाओगे। 3 4 तुम्हें समझ में नहीं आया, तुम 5 की बात सीधे क्यों कर रहे हो? क्यों समझाया? 3 4 समझो ना, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे हो रहा है। अब आप घर पे थोड़ा टाइम दो, हर चीज ऐसे इम्पेशेंटली नहीं होती है। लेटर से आप कहीं अटके हो मन में, तो वो जब खुद से देखोगे सलीके से बैठ के तब होगा, ठीक है प्लीज। और बाकी अगर आपको 11 के मल्टीपल में प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको नंबर सिस्टम देखना पड़ेगा कि 11 का मल्टीपल कैसे चेक होता है। अगर आपको इसमें समस्या है तो आप नंबर सिस्टम देखिए उसके लिए कि 11 का मल्टीपल कैसे चेक होगा। बिना नंबर सिस्टम 11 का मल्टीपल डिविजिबिलिटी जाने हुए आप नहीं कर पाएंगे ना। तो अगर आपको वो चेक करना है कि 11 से डिविजिबिलिटी कैसे देखते हैं तो वो डिविजिबिलिटी का 11 का रूल देखना पड़ेगा। वो हम यहाँ नहीं पढ़ा सकते हैं आपको, वो हम मान के चल सकते हैं कि या तो आपको आता है या आप आगे जाके जब सीखोगे तब इस चीज को रिलेट कर पाओगे। 11 की डिविजिबिलिटी यहाँ नहीं पढ़ा सकते, ठीक। ऑलराइट, 33वां सवाल देखिए। एक सॉलिड ब्रास का स्फीयर है, इसका रेडियस दिया हुआ है, उसको हमने कन्वर्ट किया है राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल रॉड में, उसका लेंथ दिया हुआ है। टोटल सरफेस एरिया रॉड का स्फीयर से हमें सॉल्व करना है, क्या होगा? द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ रॉड टू द स्फीयर। देखो रॉड को नॉर्मली हम अगर देखें यहाँ पर तो यहाँ दिया हुआ है कि राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल रॉड है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? ये होगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच डिवाइडेड बाई स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। यहां पर आपका बनेगा 2 पाई आर, रेडियस हमारा 2.1 डेसीमीटर है। मामला जो हमें रेशियो निकालना है, अगर सेंटीमीटर में जाना है तो 21 डेसीमीटर 21 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। यहां पर ये वैल्यू आपकी 21 प्लस 7 हो गई। नीचे आएंगे तो 4 इंटू पाई, एक मिनट उल्टा कर रहा हूं मैं, एक मिनट पहले वॉल्यूम को इक्वल करो। तो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 4/3 पाई R2 क्यूब। पाई से पाई कटेगा। यहां जो स्फीयर है उसका रेडियस 2.1 यानी 21 सेंटीमीटर क्यूब है। यहां जो R1 स्क्वायर है, h की वैल्यू मुझे दी है 7, तो यहां से मुझे R1 निकालना है। यह है 4 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21/3, यहाँ 7 आ गया नीचे, 7 3 21, ऐसा ही होगा ना? क्लियर? समथिंग लाइक दिस। तो रेडियस स्क्वायर मुझे सॉल्व करना है, यहां से 21 से 21 कट गया, ये 21 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर है, तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई? 42 आ गई। अब जाइए यहां पर 2 पाई R1 इंटू R1 प्लस एच अपॉन 4 पाई इंटू 21 का स्क्वायर।
ये सॉल्व करना है आपको। तो ये 2 बन गया, नीचे हो गई आपकी वैल्यू 2 इंटू 21 इंटू 21, ऊपर हो गया आपका 42 इंटू 49, 7 तिरिक 21, 7 सता 49, 7 तिरिक 21, 3 दूनी 6 सते 42, 7/3। बट रॉड टू स्फीयर पूछा है, मतलब ठीक है यही निकाला है, 7:3 सही निकाला है। ठीक है, आज इतना ही करेंगे, सवाल कम हुए बट धीरे धीरे थोड़ा समझा समझा के करने में वक्त लगता ही है, क्या करें। अच्छा, एक चीज और देखिए, कई टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें कुछ अप्रोचेस किसी और टॉपिक से लिंक होती हैं। जैसे जब हम डिविजिबिलिटी की बात करते हैं, मल्टीपल की बात करते हैं, तो ये नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, तो उसके लिए आपको नंबर सिस्टम का वो कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। अब ये संभव नहीं हो सकता है कि आप रेशियो पढ़ोगे तो आपको परसेंटेज की नॉलेज चाहिए, परसेंटेज पढ़ोगे तो आपको रेशियो की नॉलेज थोड़ी सी चाहिए। तो हर टॉपिक में कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसी और टॉपिक पे डिपेंडेंट होती हैं हमेशा। तो जैसे यहाँ पर जब हम डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो वो नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। तो जिन्होंने मान लिया नंबर सिस्टम कवर नहीं किया है, वो या तो नंबर सिस्टम कवर कर लेंगे तब ये रिलेट कर पाएंगे इस चीज को, क्योंकि इसका स्कोप ये नहीं है कि हम 11 से डिविजिबिलिटी का नियम पढ़ाएंगे, क्योंकि वो फिर नंबर सिस्टम का हिस्सा है। तो अगर वो चीजें आपको थोड़ा कम समझ में आ रही हैं तो आप नंबर सिस्टम को रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि 11 से डिविजिबिलिटी कैसे होती है, या फिर जब आप पढ़ोगे तब आप उस चीज को रिलेट कर पाओगे। क्योंकि मल्टीपल अप्रोच क्या है, वो एक एडिशनल अप्रोच है, एक्चुअल अप्रोच तो हम कर ही रहे हैं। कितने स्टूडेंट है सर क्लास में, इस सवाल के उत्तर से आपके जीवन पे क्या असर पड़ेगा? अगर ऐसा कुछ हो तो बताओ, बताते हैं तुमको। कई प्रश्न हैं जिनके उत्तर से आपके जीवन पे कोई असर नहीं पड़ता है, ऐसे इंफॉर्मेशन से बचिए। आपको पता है ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट डिजाइंड टू हैंडल सो मच इंफॉर्मेशन। आज की डेट में लोग इतने रुष्ट क्यों रहते हैं, दुखी क्यों रहते हैं? क्योंकि जितना इंफॉर्मेशन का फ्लो है उसके लिए हमारा सिस्टम डिजाइन नहीं है। आज के 50 साल पहले अगर आप सोचो कि लोगों के पास, या 50 छोड़ो 30 साल पहले कितनी जानकारियां होती थी। मुझे याद है क्रिकेट मैचेस भी लाइव ब्रॉडकास्ट होते थे, तो डिपेंड करता था कि लाइट है, अगर लाइट होगी तभी देख सकते हो, पहले तो देख नहीं सकते हो। मैं 2000 अगर बात करूं 2002-3 के आसपास की बात बताता हूं मैं आपको। 2003 वाला जो वर्ल्ड कप हुआ था, 2003 वर्ल्ड कप, तो 2003 वर्ल्ड कप के टाइम तक भी टीवी में ही आता था, और हम लोगों के गांव वगैरह में तो वहां टीवी तो आ गई थी तब तक, बट लाइट ही नहीं रहती थी। तो यू वर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन रेडियो कमेंट्री, और समटाइम्स मैच हुआ रात को, तो सुबह पता चलता था कौन जीता कौन हारा, वो भी आकाशवाणी की खबरें सुनते थे, या न्यूज़पेपर में आया। न्यूज़पेपर में भी रात को नहीं आता था, बिकॉज रात की खबर सुबह नहीं आती थी बिल्कुल, तो एक दिन बाद आती थी, तो मोस्टली न्यूज से पता चलता था। जस्ट थिंक अबाउट टुडे, द बून इज द बेन, बिकॉज नाउ अगर आप सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो इंफॉर्मेशन का फ्लो बहुत ज्यादा है। एवरीथिंग इज इंस्टैंटेनियसली अवेलेबल ऑन फोन, so much information, but our capabilities has not scaled. ऐसा नहीं कि स्केल नहीं होगी, धीरे धीरे होगी, evolution will take care of these things, maybe in upcoming generation they will have more potential to handle it, okay, but we as a generation we are not used to this, so the only way is to limit your information. इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन कंज्यूम मत करो कि सब कुछ पढ़ा है सब कंज्यूम कर लेना है, सब कुछ जान ही लेना है, मत जानो। देयर इज सो मच गुडनेस इन नॉट नोइंग मेनी थिंग। जैसे मुझे नहीं पता कल किसका आईपीएल मैच था, मैं एक टाइम पे क्रिकेट में बहुत इंटरेस्टेड था, अब मैं अपनी इंफॉर्मेशन को बहुत लिमिटेड रखता हूँ। इस समय इलेक्शन चल रहे हैं, इफ यू स्टार्ट न्यूज यू मे बी हुक टू इट, बिकॉज पॉलिटिक्स हमें अच्छी लगती है। आई एम नॉट वॉचिंग न्यूज, आई एम सिंपली रीडिंग बुक्स which has nothing to do with current affairs, so and I limit my information. No Twitter, इसमें मैं कोई ट्विटर नहीं कर रहा हूँ, no YouTube videos, nothing, because ये बहुत जरूरी है कि अपने आप को कम से कम एक्सपोज करो एक्सपोज सही जगहों पर करो। इसलिए हर जानकारी आपको नहीं जाननी है, इट ऑक्युपाइज सम स्पेस इन द ब्रेन। लिव ए सिंपल लाइफ, जहां तक संभव है वो अपनी एंशिएंट वाली जिंदगी जिया करो, जहां तक संभव हो कि डिजिटली डिस्कनेक्टेड रहो, ठीक है, कम यूज करो डिजिटल मीडिया को जितना संभव हो सके। ये बहुत सही चीज भी है, बट उतना इस्तेमाल करके छोड़ दो, बाकी डिस्कनेक्ट हो जाओ, बी डिस्कनेक्टेड। हाँ जी, उससे आपको बहुत शांति का एहसास होगा। मुझे बता दीजिए कहां से स्टार्ट करना है। देखिए अभी आप जिस टॉपिक से जुड़े हो इसको समझने के लिए आपको ज्योमेट्री सीखना पड़ेगा।
तो दो तरीके हैं, एक इसके बाद अगला टॉपिक जो होगा आपका प्रोबेबिलिटी मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स डीआई, या तो वहां से आप शुरू से फॉलो करना शुरू कर दो, या आप जो रिकॉर्डिंग से पुरानी वहां परसेंटेज से शुरू कर दो देखना। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको परसेंटेज से आप देख सकते हो, चैप्टर 1 से शुरू कर लो। तो अगर आप वीओडी कर सकते हो तो वहां से कर लो, वरना यहाँ अगले टॉपिक से आप पकड़ सकते हो। बाकी क्लास आओ ताकि आदत बने। अगर ये भी आपको समझ में आ रहा हो, अगर आपने पहले थोड़ी बहुत तैयारी की होगी, तो 10th की मैथ्स है एक तरह से, अगर रिलेट कर पा रहे हो तो अभी से जुड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नंबर सिस्टम से हो आप, अच्छा करते रहिए, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। सी ऑर्डर में चलो आप जैसे चल रहा है। गुफा में रहो, देखिए हर चीज को लिटरल नहीं लेते हैं सौरभ जी, ये भी एक प्रॉब्लम है कि यू टेक थिंग्स लिटरली, इन ए लिटरल सेंस कि मैंने बोला एंशियंट्स की तरह रहो, तो आप कहोगे गुफा में रहो, स्टोन में आग जलाओ। आई एम नॉट सेइंग दैट, ओके, आई एम नॉट सेइंग दैट। समझदार लोग मेरी बात समझ गए होंगे, आप थोड़ा ज्यादा समझदार लग रहे हो मुझे ठीक है, तो आप ज्यादा पीछे चले गए ठीक है। आई एम जस्ट सेइंग योर पास्ट जनरेशन, एट द कंफर्ट्स दैट यू हैव बीन गिवन, व्हाई नॉट। आप कंफर्ट जोड़ लो, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है तो पढ़ने की सुविधा है, बट आई एम सेइंग द जो इंफॉर्मेशन ओवरडोज है उससे बचिए, ठीक है, बहुत जरूरी है। चलिए थैंक यू, क्लास बंद करते हैं, थैंक यू।